हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो हमारी यूजीसी नेट वाली सीरीज चल रही है उसमें हम देख रहे हैं रूढ़िवाद को। देखिए, सीरीज आपको पता है, सीरीज मैंने नीचे से ऊपर की ओर लेके रखी हुई है। इसमें आज हम जो रूढ़िवाद का टॉपिक है उसमें हमने क्या क्या देखना है। एक तो रूढ़िवाद देखना है। रूढ़िवाद में जो उदारवाद और समाजवाद का विरोध किया जाता है वो क्यों किया जाता है ये हम देखेंगे। रूढ़िवाद के 10 सिद्धांत देखेंगे। इस शब्द का प्रयोग देखेंगे कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से रूढ़िवाद शब्द का प्रयोग होता है, तो वो देखेंगे हम। इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं में ये 6 विशेषताएं हैं, ये 6 विशेषताएं हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो रूढ़िवाद शब्द है, रूढ़िवाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था, प्रथम प्रयोग हुआ था, वो माना जाता है 1818 में एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम था शतोब्रायांद। उनके द्वारा अपनी एक पुस्तक ले कंजरवेटर में सबसे पहले शतोब्रायांद द्वारा 1818 में रूढ़िवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का जन्म कैसे हुआ, तो उदय के बारे में माना जाता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति होने के फलस्वरूप जो परिवर्तन हुए फ्रांस में हमें पता है फ्रांसीसी क्रांति होने के फलस्वरूप क्या हुआ था, एकदम से अचानक से परिवर्तन आ गए थे। और परिवर्तन आने के फलस्वरूप क्या हुआ था कि जो फ्रांस में जो राजशाही व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था खत्म हुई। लेकिन राजशाही व्यवस्था खत्म होने के बाद फ्रांस में आतंक राज की उत्पत्ति हुई। तो रूढ़िवादी विचारधारा का जो जन्म होता है वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति को क्यों कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति रूढ़िवादी विचारधारा की जनक है? इसके कुछ कारण हैं। कारण क्या क्या थे देखिए। सबसे पहले तो आता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति ने हिंसा और अराजकता को जन्म दिया था। जिन लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी है उन्हें पता होगा हिंसा और अराजकता को जन्म कैसे दिया था कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति होने के फलस्वरूप रोबेस्पियर के नेतृत्व में फ्रांस में एक सरकार का गठन हुआ। और रोबेस्पियर ने क्या किया कि फ्रांस में उस समय जितने भी कुलीन वर्ग के ज्यादातर लोग थे, जितने भी पादरी या चर्च से संबंधित लोग थे या फिर शासन व्यवस्था से संबंधित लोग थे, उन सबको चुन चुनकर उसने गिलोटिन पर चढ़ाया था। यहाँ तक कि उसने जो अपने समर्थक थे या जिन लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में उसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन लोगों को भी नहीं छोड़ा था। तो इससे क्या हुआ था कि इससे फ्रांस में अराजकता का जन्म हुआ और लोगों को ये लगने लगा कि इससे बेहतर तो हमारा राजवंश ही था। कम से कम इतनी ज्यादा अव्यवस्था या इतनी ज्यादा अराजकता तो देश में नहीं फैली हुई थी जितने की रोबेस्पियर के शासनकाल के फलस्वरूप एकदम से फैलने शुरू हो गई है। दूसरा हुआ था कि क्रांति के फलस्वरूप जो यूरोप में जो पुरानी परंपराएं थी और जो पुरानी संस्थाएं थी, उन संस्थाओं का पतन होना शुरू हो गया था। देखिए, रूढ़िवादी जो विचारक है, रूढ़िवादी जो विद्वान है, उनकी क्या मान्यता है कि जो समाज है, समाज जो पुराने रीति रिवाज है, पुरानी जो प्रथाएं हैं, उन पर टिका रहे। लेकिन जब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति होने के फलस्वरूप क्या हुआ, सबसे पहला हमला तो फ्रांस में धर्म के ऊपर ही बोला गया। जो चर्च थे, चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई। ईसाईयत जो थी, ईसाई की जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को मिटाने के प्रयास किए गए। और इस तरीके से जो पुरानी परंपराएं थी, पुरानी जो प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप समाप्त करने का प्रयास किया गया। और जो फ्रांस में रूढ़िवादी लोग थे, जो प्राचीन मान्यताओं के लोग थे, उनका कहना था कि जो ये प्रथाएं हैं, ये संस्थाएं हैं, समाज में एक समन्वय बनाने का प्रयास करती है, सामंजस्य बनाकर रखती है, स्थायित्व प्रदान करती है। तो इन संस्थाओं का पतन नहीं होना चाहिए। थर्ड, संपत्ति की सुरक्षा। एक ये भी कारण था रूढ़िवादी मान्यता का। संपत्ति की सुरक्षा कैसे कि देखिए, जो फ्रांस में क्रांति से पहले के वर्ग थे, कितने वर्गों में बटा हुआ था फ्रांस का समाज? 3 वर्गों में, पादरी, कुलीन और शासक वर्ग। अब शासक वर्ग के पास भी संपत्ति हद से ज्यादा थी, कुलीन वर्ग के पास भी संपत्ति हद से ज्यादा थी, और जो पादरी वर्ग था, पादरी वर्ग के पास भी संपत्ति, सारी संपत्ति का संग्रहण जो था वो इन्हीं 3 वर्गों के पास में था। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई, सबसे पहले पतन किसका हुआ? फ्रांस के धर्म का पतन हुआ। चर्च की संपत्ति जब्त की गई, कुलीनों की संपत्ति को जब्त करने का प्रयास किया गया, और जो शासक था, शासक की संपत्ति को जब्त करने का प्रयास किया गया। तो रूढ़िवादी विचारक थे। रूढ़िवादी विचारक किससे संबंधित थे? ज्यादातर इन्हीं संस्थाओं से संबंधित थे, कुलीन वर्ग से या फिर पादरी वर्ग से या फिर शासक वर्ग से। उनका मानना था कि देखिए, आप जो ये संपत्ति है, ये संपत्ति कुलीन वर्ग की संपत्ति है, शासक वर्ग की संपत्ति है, इस पे उनका एब्सोल्यूट राइट है। और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ही इन लोगों ने कहा कि जो रूढ़िवादी मान्यता है, रूढ़िवादी जो विचारधारा है, वो बेहतर है, क्योंकि उन मान्यताओं से
तीनों वर्गों की, जो शासक, पादरी और जो कुलीन है, इन तीनों वर्गों की संपत्ति की सुरक्षा हो रही थी। इस वजह से उन्होंने रूढ़िवाद का समर्थन किया। फिर फोर्थ इसमें आता है नेपोलियन युद्ध और राष्ट्रवाद का डर। नेपोलियन युद्ध ने रूढ़िवादिता के प्रसार में क्या भूमिका निभाई कि देखिए, जब नेपोलियन का उदय हुआ तो नेपोलियन ने जो क्रांति के आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीन फ्रांस की क्रांति के जो आदर्श थे, इन आदर्शों के आधार पर जो नेपोलियन है, नेपोलियन ने यूरोप में एक तरह से तबाही मचा दी थी। पूरे यूरोप के साथ में, यूरोप के जितने ज्यादातर देश थे, उन सभी देशों के साथ में नेपोलियन युद्धरत था। और इसीलिए जो यूरोप के देश हैं, यूरोप के देशों में डर फैल गया कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन प्रत्येक देश की जो संप्रभुता है, उस संप्रभुता पर हमला करने का प्रयास कर रहा है, संप्रभुता को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए भी जो यूरोप के देश है, यूरोप के देशों ने रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। तो ये तो है रूढ़िवाद का जो प्रसार हुआ, रूढ़िवाद विचारधारा का जो जन्म हुआ, उस जन्म में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा था? फ्रांस की क्रांति। अब देखिए, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, रूढ़िवादी विचारधारा के बारे में कहा जाता है कि ये परिवर्तनों के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रूढ़िवादी विचारधारा है वो परिवर्तनों के खिलाफ नहीं होती है। रूढ़िवादी विचारधारा की मान्यता है कि समाज में परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन क्रमिक होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। फ्रांस की क्रांति में जो ये परिवर्तन हुआ, ये एकदम से अचानक से परिवर्तन हुआ है, और अचानक से क्योंकि ये परिवर्तन हुआ है तो इसके जो नकारात्मक पहलू है, नकारात्मक पहलू भी तुरंत ही देखने को मिल गए हैं। तो इसलिए जो रूढ़िवादी मान्यता है, रूढ़िवादी मान्यता से संबंधित विद्वानों का मानना है कि समाज में परिवर्तन तो हो, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे हो। जब धीरे धीरे परिवर्तन होंगे तो समाज उन परिवर्तनों के प्रति सहज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई परिवर्तन हुआ और समाज ने एकदम से अपनी विचारधारा बदल ली। एकदम से कोई विचारधारा नहीं बदलती है। विचारधाराओं को बदलने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रमिक परिवर्तन लाने जरूरी है। देखिए, इसके बाद जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद आदर्श पर ज्यादा बल नहीं देता, ना तो आदर्श पर बल देता है, ना ऐतिहासिकता पर बल देता है, बल्कि इतिहास में विरासत से जो मिला है, जो चीज इतिहास में व्यक्ति को प्राप्त हुई है, उससे अधिक बल देता है। मतलब इतिहास में घटनाएं क्या हुई है उससे रूढ़िवाद को मतलब नहीं है, लेकिन जो घटनाएं घटी है, उन घटनाओं के घटने से व्यक्ति को प्राप्त क्या हुआ है, मिला क्या है, उस पर रूढ़िवाद का ज्यादा बल रहता है। ये जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद आदर्श और ऐतिहासिकता, इसे महत्व नहीं देता है, बल्कि ऐतिहासिकता के परिणाम स्वरूप विरासत में क्या प्राप्त हुआ है उसे महत्व ज्यादा दिया जाता है। अब देखिए, इसे हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से महत्व दिया जाता है और क्यों ये महत्व दिया जाता है। तो देखिए, इसके कुछ कारण है, कारण देख लेते हैं हम किन कारणों की वजह से महत्व दिया जा रहा है। सबसे पहले तो जो रूढ़िवादी विचारधारा है, रूढ़िवादी विचारधारा के जो मानने वाले हैं, उनका कहना है कि जो परंपराएं हैं और जो कानून है वो इंसानी स्वभाव और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप हैं। कैसे कि देखिए, समाज में क्या है, समाज में जैसे हमारे परिवार है, धर्म है, हमारी न्याय व्यवस्था है, ये कैसी है? ये कोई ऐसा तो नहीं है कि केवल आज की या कुछ समय पुरानी संस्थाएं हैं, ये पीढ़ियों से चली आ रही हैं, और पीढ़ियों से चली आने के कारण ये जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं और मनुष्य का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार ये ढलती जा रही है, और जो समाज की व्यवहारिक जरूरतें हैं ये उसके अनुसार ढल गई है, मनुष्य के स्वभाव के अनुसार ढल गई है, मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ढल गई है। तो इसलिए ये कैसे प्राप्त हुई है? हमें विरासत में प्राप्त हुई है। इसलिए जो रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता एक बेहतर व्यवस्था है, जो कि रूढ़िवादी विद्वानों का मानना है। अब देखिए, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मनुष्य का जो शरीर होता है, शरीर के जो अंग होते हैं वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो जब मनुष्य के शरीर के अंग धीरे धीरे विकसित होते हैं, धीरे धीरे इनमें विकास होता है, तो इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि शरीर के जो सभी अंग है वो सभी अंग सही तरीके से काम करते हैं। उसी तरीके से समाज है, समाज की जो तुलना की है इन्होंने एक जैविक व्यक्ति से की है कि जो समाज है, समाज की भी जो संस्थाएं हैं, जो कानून है, जो परंपराएं हैं, वो परंपराएं धीरे धीरे विकसित होती है, और अगर वो धीरे धीरे विकसित हो रही हैं तो वो किस अवस्था में? वो अपनी एक बेहतर अवस्था में है वर्तमान समय में। लेकिन अगर आप इनमें अचानक परिवर्तन करने की सोचोगे तो ये क्या करेंगी? ये समाज में अव्यवस्था पैदा करेंगी। दूसरा इनका कहना था कि देखिए, ये कैसे पता करेंगे कि जो आप बदलाव कर रहे हैं वो बदलाव व्यक्ति के लिए सही भी है, समाज के लिए सही भी है या नहीं है। जो बदलाव है, बदलाव का आकलन कठिन है,
आप एक सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो कि जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे तो वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने से वह व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। जो फ्रांस की क्रांति हुई, जो क्रांतिकारी थे, उनकी भी मान्यता यही थी कि अगर राजतंत्र हटाकर लोकतंत्र की स्थापना होगी तो उससे जो फ्रांस है, फ्रांस में जो अव्यवस्था चल रही है वह अव्यवस्था खत्म होगी, फ्रांस में एक बेहतर शासन प्रणाली स्थापित होगी। मान्यता तो यही थी क्रांतिकारियों की। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में स्थिति राजतंत्र से भी ज्यादा बदतर हो गई। तो इसीलिए रूढ़िवादियों का मानना है कि जो आप समाज में बदलाव कर रहे हैं उन बदलाव का आकलन करना मुश्किल है। आप ये नहीं बता सकते कि जो बदलाव आप कर रहे हैं वो बेहतर ही परिणाम देंगे, वो खराब परिणाम भी दे सकते हैं। इसलिए रूढ़िवादिता बेहतर है। फिर थर्ड, सीमित बुद्धि। सीमित बुद्धि से क्या मतलब है, ये जो हमारे पूर्वज हुए हैं, पुराने पूर्वजों ने जो सामूहिक रूप से अपनी बुद्धि प्रयोग की है, अपनी बुद्धि प्रयोग करने के बावजूद उन्होंने जो एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को बनाने का उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यही था कि वो व्यक्तियों को बिना सोचे समझे अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है उस गलती करने से बचाना था। पुरानी परंपराओं का ये महत्व होता है कि वो, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है, पूर्वजों की सामूहिक बुद्धिमत्ता का परिणाम है, बुद्धिमानी का परिणाम है। इसलिए वो व्यक्ति को, एक अकेले व्यक्ति को बिना सोचे समझे अगर वो कोई गलती करता है उस गलती को करने से बचाती है। क्योंकि एक अकेले व्यक्ति की बुद्धि सीमित होती है। जो पुरानी परंपराएं हमारी चली आ रही है वो काफी सारे व्यक्तियों की उनमें सामूहिक बुद्धि लगी हुई है, इसलिए रूढ़िवाद सही है। फिर उन्होंने बताया कि जो रूढ़िवादी विचारधारा है ये एक त्रिपक्षीय समझौता है। त्रिपक्षीय समझौता कैसे है कि देखिए, जो हमारा समाज है, हमारे समाज में जो परंपराएं हैं वो परंपराएं कैसे हैं, तीन पक्षों के बीच में एक समझौता है। तीन पक्ष कौन कौन से उन्होंने बताया कि जो एक तो वर्तमान पीढ़ी है जो फिलहाल है, एक पीढ़ी वैसी है जो भूतकाल की थी जो मर चुके, और एक पीढ़ी ऐसी है जो आने वाली पीढ़ी है। तीन पीढ़ी है। तो जो रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता या जो परंपराएं हैं या जो हमारे रीति रिवाज है या कानून है, उन पर, इन तीन पीढ़ियों का उन पर सामूहिक अधिकार है। तो हमारी जो परंपराएं हैं, जब इन तीन पीढ़ियों का सामूहिक अधिकार है तो जो मर चुके उन्होंने तो ये परंपरा बनाई है। तो जो वर्तमान की पीढ़ी है, वर्तमान की पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ी के लिए इन परंपराओं को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जो परंपराएं हैं वो केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं बनी हुई, वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बनी हुई है। तो हो सकता है कि जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी को जो पुरानी परंपराएं हैं वो खराब लग रही हो, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है ये हो सकता है कि उन्हें वो परंपराएं ठीक लगे, अपने समय के हिसाब से उन्हें वो परंपराएं अच्छी लगे। एक ये तर्क है रूढ़िवादियों का। तो इस तरीके से जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद के बारे में ये तर्क दिए जाते हैं रूढ़िवादी विचारधारा के लिए। देखिए, इसमें जो इसके जो विद्वान हैं या इससे संबंधित जो उत्पत्ति से संबंधित, उत्पत्ति मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद बाकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं या फिर जन्म रूढ़िवाद का, जो आधुनिक रूढ़िवाद का जन्म है, वो हम देखेंगे जब हम एडमंड बर्क को या इससे संबंधित जो विद्वान है उन विद्वानों को कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ जो मेरा मतलब है वो सिर्फ आपको रूढ़िवादिता के बारे में एक ओवरव्यू देना है, एक समझाना है रूढ़िवादिता के बारे में कि रूढ़िवादिता है क्या। अब हम देखते हैं रूढ़िवाद द्वारा उदारवाद और समाजवाद का विरोध। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये उदारवाद का विरोध क्यों करता है, इसके कारण क्या है उदारवाद का विरोध करने के। उदारवाद है वो व्यक्ति पर सबसे अधिक बल देता है। जो रूढ़िवादी विचारक हैं उनका मानना है कि देखिए, जो उदारवादी विचारधारा है वो कहती है कि व्यक्ति केंद्र में है, व्यक्ति के बाद सब कुछ आता है, समाज, रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं, वो सब कब आएंगी, वो सब व्यक्ति के बाद में आएंगी। इससे क्या होता है कि जब जो व्यक्ति को अगर आपने केंद्र में रख दिया है तो इससे समाज का जो ताना बाना है, समाज के जो रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को टूटने की आशंका रहती है। समाज में लोगों के जो स्वार्थीपन की भावना है, स्वार्थी बनने की आशंका रहती है, और जब व्यक्ति स्वार्थी बनेगा तो उससे सामाजिक ताना बाना टूटेगा। और जो रूढ़िवादी नहीं चाहते हैं कि समाज का जो प्राचीन ताना बाना है वे परंपराएं टूट जाए, चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं बनी रहे। दूसरा जो उदारवाद है, उदारवाद जो प्राचीन संस्थाएं हैं, प्राचीन संस्थाओं को व्यक्ति के विकास में बाधक मानते हैं। उदारवादियों का मानना है कि देखिए, जो प्राचीन संस्थाएं हैं जैसे चर्च हो गया,
जैसे राजशाही हो गई, कि ये जो संस्थाएं क्या होती है, ये संस्थाएं व्यक्ति के विकास में बाधक होती है। जबकि जो रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी लोगों का ये मानना है कि ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। वो महत्व ही धर्म को देते हैं, वो महत्व ही राजशाही को देते हैं, राजतंत्र को देते हैं रूढ़िवादी विचारक। तो एक ये कारण है उदारवाद की आलोचना करने का या उदारवाद का विरोध करने का रूढ़िवाद द्वारा। जो अधिकार है, उदारवाद क्या कहता है कि देखिए, व्यक्ति को जो अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार प्रकृति से मिले हुए हैं। हमने देखा है जो उन लोग की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में व्यक्ति को जो अधिकार है, अधिकार किस में दिखाए गए हैं कि अधिकार प्रकृति से मिले हैं। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को प्रकृति ने दिया है। जो रूढ़िवादी मान्यता है, रूढ़िवादी मान्यता ये कहती है कि जो व्यक्ति को जो अधिकार हैं, वो अधिकार कौन दे रहा है? अधिकार भी तो समाज ही दे रहा है, अधिकार हवा में थोड़ा ही ना पैदा हो रहे हैं। तो इन अधिकारों पर जो अधिकार समाज दे रहा है, उन अधिकारों पर समाज का, देश का, संस्कृति का प्रभाव होता है। तो इसीलिए एक ये कारण भी है उदारवाद का विरोध करने का रूढ़िवादियों द्वारा। उसके बाद इन्होंने समाजवाद का विरोध क्यों किया है? समाजवाद का विरोध करने का पहला कारण है निजी संपत्ति। देखिए, जो समाजवाद है, समाजवाद क्या मानता है, समाजवादी विचारधारा क्या कहती है कि जो संपत्ति है, संपत्ति का वितरण समाज में समान रूप से होना चाहिए। जो अमीरों के पास संपत्ति है, अमीरों की संपत्ति को लेकर उसे गरीबों में बांटा जाए, जिससे कि समाज में सभी व्यक्ति समान हो जाए। जो रूढ़िवादी विचारधारा है, रूढ़िवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि संपत्ति का वितरण आप क्यों कर रहे हैं? किसी व्यक्ति ने अगर निजी संपत्ति कमाई है, अगर उसने अपनी मेहनत से संपत्ति कमाई है, तो उस संपत्ति को समाज या राज्य क्यों तो उस व्यक्ति से छीने, और क्यों उस व्यक्ति से छीनकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे? जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति पर व्यक्ति का अपना खुद का एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए। एक तो ये कारण है समाजवाद का विरोध करने का रूढ़िवादियों द्वारा। दूसरा एक कारण है कि जो समाजवाद है वो पदानुक्रम जैसी जो व्यवस्था है उसे समाप्त करने का प्रयास करता है। समाजवाद की विचारधारा क्या कहती है कि समाज में कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा, कोई भी व्यक्ति बड़ा छोटा, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूसरों से श्रेष्ठ हो। अब जो रूढ़िवादी विचारधारा है, रूढ़िवादी विचारधारा इससे अलग है। रूढ़िवादी विचारधारा कहती है कि समाज में जो पदानुक्रम की व्यवस्था है वो व्यवस्था होनी चाहिए। जो प्रकृति है, प्रकृति ने ही सभी मनुष्यों को समान नहीं बनाया, प्रकृति ने ही सभी मनुष्यों को अलग अलग बनाया है। तो अगर प्रकृति मनुष्यों को अलग अलग बना रही है, तो जो समाजवादी है वो कैसे कह रहे हैं, वो कैसे जबरदस्ती समाज को एक समान करने का प्रयास कर रहे हैं? एक ये विरोध देखने को मिलता है इनमें। थर्ड आता है कि जो समाजवाद है, समाजवाद समानता स्थापित करने के लिए प्रत्येक वर्ग को अधिक शक्तियां देने में विश्वास करता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक शक्तियां, ऐसी शक्तियां होनी चाहिए जिससे कि समाज में समानता स्थापित हो जाए। लेकिन जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद कहता है कि ये व्यवस्था गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप किसी को भी हद से ज्यादा शक्तियां दे दोगे तो उससे समाज में उसके उस वर्ग के तानाशाह बनने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए समाज में अधिक शक्तियां देना भी हानिकारक है। तो ये पॉइंट थे रूढ़िवाद द्वारा उदारवाद और समाजवाद का विरोध करने के। रूढ़िवाद के 10 सिद्धांत, ये 10 सिद्धांत किसने दिए थे? किसके सिद्धांत देख रहे हैं हम? रसेल कर्क के सिद्धांत। रसेल कर्क इन्होंने पहले दिए थे 6 धर्म सिद्धांत। ये सिद्धांत इन्होंने दिए थे अपनी कौन सी पुस्तक में? पुस्तक का नाम है इनकी द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम बार्क टू सेंटियाना। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1953 में। रसेल कर्क ने अपनी पुस्तक द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम बार्क टू सेंटियाना, जिसका प्रकाशन 1953 में हुआ था, उसमें रूढ़िवाद से संबंधित 6 धर्म सिद्धांत दिए थे। वो धर्म सिद्धांत कौन कौन से थे वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो इन्होंने एक ईश्वर को मान्यता दी थी। जो ईश्वर है, ईश्वर समाज का जो विवेक है, विवेक पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद जो समाज है, समाज जो शासित होता है वो शासित कैसे होता है? दिव्य विधान या प्राकृतिक कानूनों के तहत। और जो राजनीति है, राजनीति क्या है? राजनीति यही जो नैतिक और धार्मिक व्यवस्था है इसका हिस्सा है। रसेल ने जो अपने 6 धर्म सिद्धांत दिए, उन 6 धर्म सिद्धांतों में से सबसे पहला सिद्धांत उन्होंने यही बताया कि देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक ईश्वर है। जो ये ईश्वर है, ये ईश्वर समाज के साथ साथ, कि ये ईश्वर समाज पर तो नियंत्रण रखता ही है, समाज के साथ साथ व्यक्ति का जो विवेक है, व्यक्ति के विवेक पर भी नियंत्रण रखता है। समाज जो है, समाज का जो शासन चलता है, समाज जो शासित होता है वो प्रकृति के दिव्य कानून या प्राकृतिक कानून के द्वारा शासित होता है। और इसी के फलस्वरूप जो राजनीति है,
राजनीति में भी दिव्य कानून देखे जाते हैं। राजनीति का संचालन भी किसके द्वारा होता है? नैतिक और धार्मिक व्यवस्था के कारण होता है। दूसरा इन्होंने बताया विविधता और रहस्य। विविधता और रहस्य के बारे में इनका कहना था कि देखिए जो मानव जीवन है, मानव जीवन में समानता नहीं दिखाई देती है, मानव जीवन समान नहीं है, बल्कि यह विविधता और रहस्य का एक संयोजन है। मानव जीवन में कब क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए कुछ नहीं पता है, और इसीलिए रूढ़िवादी विद्वानों का मानना था कि समाज को अगर आप समान करने की कोशिश कर रहे हो तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से समाज को एक मशीनी सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हो, जो कि संभव नहीं है, यह असंभव है। क्योंकि जो मानव है, मानव और जो समाज है उसमें काफी सारी विविधताएं देखने को मिलती है, वो विविध प्रवृत्तियों पर आधारित है। 2 हो गए। फिर थर्ड इन्होंने बताया सामाजिक पदानुक्रम और वर्ग की अनिवार्यता। रूढ़िवादी विद्वानों का मानना है कि देखिए जो सभ्य समाज है, सभ्य समाज में स्वाभाविक भिन्नता पाई जाती है, पदानुक्रम पाया जाता है, और ये सभ्य समाज के लिए आवश्यक भी है कि अगर कोई विचारधारा जो ये पदानुक्रम है या जो ये विभिन्नता है इसे मिटाने के जबरदस्ती प्रयास करता है तो इससे जो समाज है, समाज में क्या होता है, समाज में अराजकता की स्थिति फैलती है। फिर फोर्थ इनका मानना है कि जो संपत्ति है और जो स्वतंत्रता है इन दोनों का अटूट संबंध है। अगर व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं है, बिना संपत्ति के अगर आप कह रहे हो कि कोई व्यक्ति अपनी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अपनी आनंद उठा पाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर व्यक्ति के पास संपत्ति होगी तो संपत्ति होने के कारण ही वो अपनी स्वतंत्रता का भी आनंद ले सकता है। अगर व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होगी तो वह अपनी स्वतंत्रता का भी आनंद नहीं ले सकता। ये कहना किसका था? रसेल तर्क का। और इसमें रसेल तर्क ने तर्क दिया था कि देखिए अगर आप आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए संपत्ति का समान वितरण कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, इससे समाज प्रगति नहीं करता है, बल्कि समाज में एक गुलामी का रास्ता तैयार हो जाता है। फिर फिफ्थ उन्होंने क्या तर्क दिया? उनका कहना था कि जो हमारे रीति रिवाज हैं और जो हमारी परंपराएं हैं, वो परंपराएं क्या काम करती हैं? वो परंपराएं जो समाज में जो अराजकता फैलने की जो स्थिति होती है, अराजकता फैलने की स्थिति से बचाती हैं। क्यों बचाती हैं? क्योंकि ये सदियों पुराने व्यक्तियों के अनुभवों का परिणाम है। कोई रीति रिवाज जो परंपराएं ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में गठित हो गई है, बल्कि ये व्यक्तियों के जो सदियों पुराने अनुभव हैं, उन अनुभवों के कारण इनका विकास हुआ है, और अनुभव के कारण विकास होने के कारण ये समाज में जो अराजकता फैलती है, अव्यवस्था फैलती है, उससे निपटने का एक बेहतर या महत्वपूर्ण साधन है। 6 इन्होंने बताया कि जो परिवर्तन होता है और जो सुधार होता है इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि देखिए जो सुधार होता है, सुधार तो कैसे कैसे होता है, क्रमिक विकास होता है सुधार का, तो धीरे धीरे चलती है, और जो परिवर्तन है वो एकाएक हो जाता है, अचानक से परिवर्तन हो जाता है। तो इन दोनों में अंतर है कि जो परिवर्तन अचानक से होगा उसके थोड़े ही समय में उस परिवर्तन जो नकारात्मक पहलू है वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो सुधार है, सुधार क्योंकि क्रमिक व्यवस्था का ये परिणाम है, क्रम से हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, तो इसने जो अपने दोष हैं, दोषों को भी साथ के साथ ही समाप्त करता चला गया है, और जो सुधार है धीरे धीरे हुआ है, तो इसलिए स्थायी रहने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा होती है बजाय कि परिवर्तन के। ये अंतर उन्होंने बताया। अब देखिए ये तो हो गए रसेल के 6 तर्क हमें याद रखने हैं, उनके सिद्धांत याद रखने हैं, क्योंकि जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें आपको डीपली तो नहीं पूछा जाता है, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ तर्क उनके दे दिए जाते हैं। जैसे ये सिद्धांत है, ये 6 सिद्धांत दे दिए जाएंगे, इनमें एक अलग से कोई सिद्धांत रख दिया जाएगा, वो पूछा जाएगा कि इसमें रसेल तर्क का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो उस वे में हमें याद रखना है कि कम से कम ये जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स हमें याद हो। ये तो हो गए 6 सिद्धांत। अब जो बाकी के 4 सिद्धांत है, 4 सिद्धांत इन्होंने कब दिए? बाकी के जो 4 सिद्धांत है वो दिए हैं इन्होंने 1993 में। किस बुक में दिए हैं? बुक का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ प्रूडेंस। द पॉलिटिक्स ऑफ प्रूडेंस 1993 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। इसमें 4 सिद्धांत जो अलग से दिए थे वो सिद्धांत देख लेते हैं कौन कौन से थे। अब देखिए इसमें जो पहला सिद्धांत था वो था मानवीय अपूर्णता का सिद्धांत। मानवीय अपूर्णता क्या? रसेल तर्क का मानना है कि देखिए कोई भी मानव अपने आप में पूर्ण नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। अगर इसी में ही उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक योजना है, अगर हम राजनीति के क्षेत्र में देखें तो कोई भी राजनीतिक योजना है उसे अगर आप ये कहकर तर्क के आधार पर ये कहोगी वो पूर्णतः सही है, पूर्णतः दोषपूर्ण है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी योजना पूर्णतः दोषपूर्ण नहीं हो सकती। हर एक योजना में कुछ ना कुछ दोष आपको अवश्य देखने को मिलता है। फिर दूसरा तर्क दिया इन्होंने विवेक व दूरदर्शिता।
तो रसेल कर्क का मानना है कि देखिए कोई भी नीति लागू करने से पूर्व ये जरूरी है कि उसके जो दूरदर्शी परिणाम होंगे उन परिणामों का मापन पहले से ही कर लिया जाए। अगर कोई भी बदलाव समाज में बिना सोचे समझे किया जाता है तो वह बदलाव क्या होता है, वह बदलाव विनाशकारी साबित होता है। थर्ड है स्वैच्छिक समुदाय और स्थानीयता। इसके बारे में इनका तर्क था कि देखिए जो समाज है, समाज में या जो सरकार है, कार्यों का जो संचालन है, समाज में कार्यों का संचालन केंद्रीय स्तर से ना होकर कौन से स्तर से किया जाए, निम्न स्तर से, ग्राम पंचायत स्तर से किया जाए। तो ये व्यवस्था क्या होती है, ये व्यवस्था एक बेहतर व्यवस्था साबित होती है। फिर फोर्थ इन्होंने बताया सत्ता पर नियंत्रण और संतुलन। इससे इनका क्या अर्थ था कि देखिए जो सत्ता है, शासन सत्ता है या फिर जो मानव है, मानव और जो राजनीतिक शक्ति है, इन पर जो कानूनों का नियंत्रण है, कानूनों का नियंत्रण आवश्यक है। अगर मानवीय इच्छाएं और जो राजनीतिक शक्ति है, इन दोनों पर ही कानून का नियंत्रण नहीं होगा तो ये समाज में एक स्वेच्छाचारिता का रूप धारण कर लेंगी। ये थे रसेल के सिद्धांत जो कि उन्होंने अपनी दोनों पुस्तकों में दिए थे। 10 के 10 दोनों पुस्तकों के सिद्धांत मैंने बता दिए हैं। पहले जो सिद्धांत थे उन्होंने द कंजर्वेटिव माइंड फ्रॉम वार्क टू सेंटियाना में दिए थे, जो पुस्तक उनकी 1953 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने एक ईश्वर की धारणा पर बल दिया था, विविधता और रहस्य के बारे में बताया था, सामाजिक पदानुक्रम और वर्ग की जो अनिवार्यता है इसे आवश्यक बताया था, संपत्ति और स्वतंत्रता का अटूट बंधन बताया है, रीति रिवाज और परंपराओं को मान्यता दी है, परिवर्तन और सुधार में अंतर बताया है। ये तो हो गए 6 सिद्धांत। उसके बाद जो बाकी के 4 सिद्धांत थे वो उन्होंने 1993 में द पॉलिटिक्स ऑफ प्रूडेंस नामक पुस्तक में दिए थे। इसमें इन्होंने जोड़ा था मानवीय अपूर्णता का सिद्धांत, विवेक और दूरदर्शिता का सिद्धांत, स्वैच्छिक समुदाय और स्थानीयता का सिद्धांत और सत्ता पर नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अब इसके बाद देखिए ये तो हमने देख लिए हैं रसेल कर्क के सिद्धांत। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रूढ़िवाद शब्द का जो प्रयोग होता है वो किन किन अर्थों में होता है। देखिए जो रूढ़िवाद शब्द है, रूढ़िवाद शब्द का प्रयोग ऐसा नहीं कि केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। रूढ़िवादी शब्द का कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। वो देख लेते हैं हम कि कहाँ इसका किस तरीके से प्रयोग होता है। 3 प्रकार हैं इसके, एक तो स्वभावगत, दूसरा परिस्थितिजन्य और तीसरा राजनीतिक। सबसे पहले हम देखेंगे स्वभावगत रूढ़िवाद। स्वभावगत रूढ़िवाद किससे संबंधित होता है, ये व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थिति और उसके स्वभाव से संबंधित होता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, व्यक्ति की अपनी आदत शामिल होती है कि किसी व्यक्ति की कोई आदत है, उसका सोचने का तरीका क्या है ये इसमें शामिल होता है। इस तरह की जो चीजें हैं ये व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करती है। तो इसीलिए अगर इन चीजों में कोई रूढ़िवादिता दिखाई दे रही है, व्यक्ति की आदतों में कोई रूढ़िवादिता दिखाई दे रही है तो वो कैसी होगी, वो स्वभावगत रूढ़िवादिता होगी। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें सबसे पहले तो आता है अज्ञात के बजाय परिचित का चुनाव। कि देखिए ये व्यक्ति के स्वभाव की एक विशेषता होती है जिसमें स्वभावगत रूढ़िवाद पाया जाता है कि वो किसी भी जो नई चीज है, किसी भी नई चीज को वो अपनाने से डरता है। उसे डर रहता है कि अगर मैं ये चीज अपनाऊंगा, अगर मैं ये काम करूंगा तो वो काम सफल होगा भी या नहीं भी होगा। इसीलिए वो क्या करता है, परिचित चीजें हैं जो पहले से काम उसके द्वारा किए जा रहे हैं, जो पहले से चीजें प्रयोग की जा रही है, पहले से जो रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं का ही वो चुनाव करता है। नई किसी भी चीज के प्रति एक अवहेलना की धारणा उसके अंदर होती है। नई किसी भी चीज को वह व्यक्ति क्या करता है, वह व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है सरलता से। एक तो ये विशेषता है। दूसरी है वास्तविक बनाम संभावित। कि देखिए जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति संभावना में नहीं जीता, वो उसके पास जो वास्तविक रूप में जो चीजें हैं वो केवल उन्हीं का ही आनंद लेने की कोशिश करता है। उसके पास जो उसकी हाल की उपलब्धियां है बस वो सोचता है कि मैं इन्हें सहेज कर रख लूं, नई उपलब्धियां मुझे मिलेंगी नहीं मिलेंगी इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो हाल की उपलब्धियां, वर्तमान समय की मेरी उपलब्धियां, उन उपलब्धियों को मैं संभाल कर रख लूं। तो इसलिए क्या करता है, ये भी एक विशेषता है स्वभावगत रूढ़िवाद से संबंधित व्यक्तियों की। फिर थर्ड है बदलाव के प्रति सावधानी। बदलाव के प्रति सावधानी क्या होती है कि देखिए जो स्वभावगत रूढ़िवाद से संबंधित लोग होते हैं वो समाज में बदलाव के विरोधी नहीं होते हैं। वो ये नहीं कहते कि समाज में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका कहना ये होता है कि आप समाज में बदलाव करिए लेकिन अचानक बदलाव मत कीजिए। आप समाज में जो बदलाव करेंगे उन बदलाव को धीरे धीरे क्रम से बदलाव कीजिए, जिससे कि जो समाज है, समाज उन बदलाव के प्रति सहज हो जाए। अचानक जो आने वाले बदलाव है उनके प्रति ऐसे व्यक्ति सहज नहीं होते हैं। फिर फोर्थ है व्यवहारिक विनम्रता।
व्यवहारिक विनम्रता से मतलब क्या होता है कि देखिए, समाज जो है, समाज एक जटिल व्यवस्था है। समाज ऐसा नहीं है कि बहुत एक आसान संरचना है, बहुत एक जटिल व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अगर आप रातों रात परिवर्तन लाने की कोशिश करोगे तो पूरी व्यवस्था में ही अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि आप रातों रात किसी व्यवस्था में परिवर्तन कर दें। और इसीलिए जो इससे संबंधित विद्वान हैं, वो जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, उनको एक सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता, सार्वभौमिक बुद्धिमानी के रूप में देखते हैं। तो ये था स्वभावगत रूढ़िवाद। अब देख लेते हैं हम परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद क्या है। ये कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई एक स्थायी सिद्धांत है, स्थायी सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब जो स्थापित संस्थाएं हैं या स्थापित जो पुरानी मान्यताएं, उन मान्यताओं को गंभीर चुनौती दी जा रही है, तो फिर इन संस्थाओं का बड़े बदलाव का सामना करना पड़ता है। परिस्थितियों में बड़े बदलाव, इनकी विशेषताएं क्या होंगी, परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद की विशेषताएं क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो है बचाव की विचारधारा। बचाव की विचारधारा क्या है कि जो ये विचारधारा है, इसका पहले से कोई एजेंडा तय नहीं होता है कि उस समय पर कोई परिस्थिति उत्पन्न होगी और तब हम ये प्रतिक्रिया देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जब कोई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि जो ये रूढ़िवाद है, इस रूढ़िवाद में परिवर्तन करना आवश्यक है, तो पुरानी परंपराओं को बचाने के लिए इस विचारधारा का जन्म होता है, परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद का। कि जब परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने रीति रिवाज है या आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था है, उस समय उस व्यवस्था में परिवर्तन होने वाला है, तो उस परिवर्तन से हटने के लिए, उस परिवर्तन से अपनी पुरानी रीति रिवाज, पूरी पुरानी परंपराओं को बचाने के लिए इस विचारधारा का जन्म होता है, जिसे परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद कहा जाता है। दूसरी विशेषता है संस्थानों की सुरक्षा। संस्थान की सुरक्षा कैसे है कि देखिए, जो पुराने संस्थान है जैसे चर्च हो गया, राजतंत्र हो गया, इन सब को बचाने के लिए अगर इन पर कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है तो इन संस्थाओं को बचाने के लिए परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद का जन्म होता है। इसका स्वरूप क्या होता है, परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद का लचीला स्वरूप होता है। लचीला स्वरूप क्या होता है कि देखिए, अगर हम ब्रिटेन के इतिहास को ही देख लें तो जो पुरानी ब्रिटेन में जब राजशाही व्यवस्था थी, पूर्ण रूप से राजतंत्र विद्यमान था, तो उस समय के जो रूढ़िवाद थे वो किसका समर्थन करते थे, वो राजतंत्र का समर्थन करते थे। आधुनिक अगर हम ब्रिटेन को देखें तो वो लोकतांत्रिक राज्य है, तो वर्तमान समय में वहां के जो रूढ़िवादी हैं वो किसका समर्थन करते हैं, वो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। तो इसीलिए जो परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद है, इसके बारे में कहा जाता है, इसकी एक विशेषता ये है कि इसका स्वरूप लचीला होता है, ये समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, कहने का मतलब यही है। फिर फोर्थ है इसकी विशेषता अस्थायी प्रकृति। अस्थायी प्रकृति कैसी होगी कि देखिए, जब तक जो प्राचीन संस्थाएं हैं, प्राचीन मान्यताएं हैं, उन पर खतरा बना रहता है, तब तक तो जो ये विचारधारा है, ये विचारधारा अपना उग्र रूप धारण किए रहती है। लेकिन जैसे ही खतरा टलना शुरू हो जाता है तो ये भावना धीरे धीरे धीमी पड़नी शुरू हो जाती है। तो इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति अस्थायी प्रकृति है। उसके बाद फिफ्थ है इसका व्यापक विस्तार। व्यापक विस्तार से मतलब क्या है कि देखिए, जो ये अवधारणा है, इस अवधारणा में केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक वर्ग शामिल है, केवल शासक वर्ग शामिल है या केवल धनी वर्ग शामिल है, ऐसा नहीं है। ये अवधारणा ऐसी अवधारणा है जो कि समाज के जो प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक वर्गों तक अपना प्रभुत्व बनाए हुए है, प्रत्येक वर्गों में जिसका विस्तार है। जैसे कि हम देख लेते हैं श्रमिक संघों में, हम देख लेते हैं कि श्रमिक संघों को जब लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है या उनके कुछ अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, तो वो सक्रिय हो जाते हैं। जब उन्हें उनके पूरे अधिकार वापस दे दिए जाते हैं तो उनकी जो सक्रियता है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद की एक विशेषता बताई जाती है कि इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार व्यापक विस्तार है, केवल एक वर्ग तक ये सीमित नहीं है। तो उसके बाद अब हम देख लेते हैं, ये हमने देख लिया परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद। अब जो थर्ड है हमारा राजनीतिक रूढ़िवाद। राजनीतिक रूढ़िवाद हम देख लेते हैं कि क्या है। राजनीति की प्राचीन संस्थाएं, नियम कानून, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। देखिए, जो राजनीतिक रूढ़िवाद है, राजनीतिक रूढ़िवाद की मान्यता यह है कि जो प्राचीन राजनीतिक संस्थाएं हैं, पुरानी संस्थाएं हैं, पुराने नियम कानून हैं, उन नियम कानूनों में अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो अगर परिवर्तन करने भी हैं राजनीतिक व्यवस्था में, तो वो परिवर्तन कैसे होने चाहिए, वो परिवर्तन धीरे धीरे होने चाहिए। मूल रूप से जो रूढ़िवादी विचारधारा की मुख्य विशेषता यही है कि वो परिवर्तनों की शत्रु नहीं है रूढ़िवादी विचारधारा, लेकिन उनका ये कहना है कि जो परिवर्तन होने चाहिए वो धीरे धीरे होने चाहिए, वो
एकदम से अचानक से परिवर्तन ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मूल अगर रूढ़िवादी विचारधारा का एक मूल देखा जाए तो मूल यही है। अब देखिए जो ये विचारधारा, इस विचारधारा की क्या विशेषताएं हैं, रूढ़िवाद के इस प्रकार की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो है स्थापित व्यवस्था का समर्थन, ही जो हमने अभी कहा है, ये आप समझ ही गए होगे क्या है। स्थापित व्यवस्था का समर्थन की जो पहले समय से जो चली आ रही व्यवस्था है वो व्यवस्था वैसे ही बनी रहे, उसमें अचानक से कोई परिवर्तन ना हो। दूसरा, कानूनों में क्रमिक परिवर्तन, की जो कानून है, देश के जो कानून है, राज्य के किसी जो कानून है, वो कानून कैसे होने चाहिए, उन कानूनों में अगर परिवर्तन करना है तो अचानक से परिवर्तन नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। थर्ड, इसमें जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। फोर्थ है सीमित सरकार पर बल दिया जाता है कि सरकार केवल क्या करेगी, सरकार केवल सुरक्षा प्रदान करेगी, न्याय प्रदान करेगी और सरकार किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये है राजनीतिक रूढ़िवाद की विशेषताएं। तो देखिए रूढ़िवाद के शब्द का जो प्रयोग है वो किन प्रकारों में किया जाता है वो भी हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं रूढ़िवाद की विशेषताएं क्या क्या है। ये विशेषताएं तो हमने देखी है अलग अलग इसके प्रकारों में। अब एक मूल रूप से अगर हमें विशेषताएं देखनी हो, पूरे सिद्धांत की हमें विशेषताएं देखनी हो केवल रूढ़िवाद की, तो वो विशेषताएं क्या क्या है वो देख लेते हैं हम एक बार। सबसे पहले तो है इतिहास और परंपरा। इतिहास और परंपरा के बारे में देखे क्या कहना है। जो रूढ़िवाद के, जो आधुनिक रूढ़िवाद के जनक है वो माना जाता है एडमंड बर्क को। तो एडमंड बर्क का मानना है कि जो रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि अतीत, वर्तमान और जो भविष्य है, ये जो तीन पीढ़ियां हैं, इन तीनों पीढ़ियों के बीच साझेदारी का नाम है। जो मर चुके, जो जीवित हैं और जो कि आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी, इन तीनों पीढ़ियों के बीच में साझेदारी है। और ये साझेदारी कैसे होगी कि जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी को जो इतिहास से जो परंपराएं मिली हैं, जो रीति रिवाज मिले हैं, उन रीति रिवाज को जो वर्तमान पीढ़ी है वो सहेजे। किसके लिए सहेजे? जो आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है, भविष्य की पीढ़ी के लिए सहेजना कौन सी पीढ़ी का काम है? वर्तमान पीढ़ी का काम है। कि जो भूतकाल की पीढ़ी है, जो बीत गई पीढ़ी, जो मर चुके, उन लोगों ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो आपको एक बेहतर व्यवस्था बना के दे दी है। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उस व्यवस्था को बनाए रखें ताकि उसका जो लाभ है, उसका लाभ भविष्य की जो पीढ़ी है, भविष्य की पीढ़ी उठा सके। मुख्य विशेषता यही है इसकी इतिहास और परंपरा के आधार पर। दूसरा आता है मानव अभिरुचि, पूर्वाग्रह और तर्क। मानव अभिरुचि से रूढ़िवादिता का क्या मानना है कि देखिए जो मानव है, मानव एक ऐसा प्राणी है जो कि अकेला नहीं रह सकता, उसे अलगाव से डर लगता है और इसीलिए वो क्या करता है, इसलिए वो सदैव सुरक्षा की तलाश में रहता है। इस सुरक्षा की प्राप्ति के लिए वो अपनी जो स्वतंत्रता है, अपनी स्वतंत्रता के भी त्याग करने हेतु तैयार रहता है। ये क्या है? ये मानव की अभिरुचि है या मानव का स्वभाव है। मानव समाज में एक आश्रित प्राणी है। प्रत्येक मानव किसी ना किसी के ऊपर निर्भर है और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से उसे अलगाव से, अस्थिरता से, इन चीजों से डर लगता है। अब जब इन चीजों से डर लगेगा तो वो क्या करता है, वो हमेशा इस तलाश में रहता है कि उसे सुरक्षा मिले, वह सुरक्षित रहे। और सुरक्षित रहने के लिए वो जो उसे स्वतंत्रता मिली हुई है, अपने स्वतंत्रता के त्याग के लिए भी वो तैयार हो जाता है। एक तो ये विशेषता है। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं या पूर्वाग्रह से संबंधित क्या तथ्य है कि देखिए मानव हमेशा क्या रहता है, मानव ने जो चीजें प्रयोग कर ली हैं, जिन चीजों का उसने अनुभव कर लिया है, तो उन चीजों पर मानव का विश्वास ज्यादा रहता है बजाय इसके कि जो नई चीजें आने वाली है, जो नए प्रयोग होने वाले हैं, उनके बजाय, नई चीजों के बजाय पुरानी चीजों पर मानव का एक विश्वास बना रहता है। नई चीजों के बारे में मनुष्य को ये पूर्वाग्रह हमेशा रहता है कि वो समाज के लिए बेहतर रहेंगे भी या नहीं भी रहेंगी। फिर तर्क के बारे में रूढ़िवादियों का क्या कहना है कि देखिए जो तर्क है, तर्क एक ऐसे ज्ञान से उपजा है जो दूसरों को देने की बजाय आपने उस ज्ञान से सीख ज्यादा प्राप्त की हो। जैसे कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम करते समय हमसे गलती हो गई, तो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और कुछ काम करने के समय जो गलती हुई है, वो गलती हम किसी दूसरे को तो सिखाएंगे नहीं। जो गलती हुई है वो हमसे हुई है, हमें पता है कि हमसे गलती हुई है, तो हम उस अपनी गलती को मानेंगे। और गलती होने के बाद में, क्योंकि व्यक्ति से अगर कुछ गलती होती है तो गलती से भी वो कुछ ना कुछ सीखता है, और कुछ नहीं सीखता तो कम से कम इतना तो जरूर सीखता है कि इस तरीके से मैंने जो ये काम करने की कोशिश की है, इस तरीके से ये काम नहीं हो पाएगा।
तो तर्क के बारे में रूढ़िवादियों का कहना है कि यह तर्क जो है, तर्क ऐसे ज्ञान से उपजा जाता है जो कि ज्ञान दूसरों को तो प्रदान नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलती है। और फिर थर्ड है जैविक समाज, समानता और स्वतंत्रता। जैविक समाज से उनका क्या अर्थ था कि देखिए, जो व्यक्ति है, व्यक्ति समाज का एक अंग है। कैसे अंग है? जैसे व्यक्ति का जो शरीर होता है, शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, और शरीर के जब सभी अंग स्वस्थ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उसी के कारण ही जो व्यक्ति है, व्यक्ति सही काम कर पाता है, अब व्यक्ति के शरीर का संचालन हो पाता है। उसी प्रकार से समाज के अंग के रूप में व्यक्ति है। अगर व्यक्ति समाज में बेहतर ढंग से काम करेंगे तो जो समाज का संचालन है वो भी बेहतर ढंग से हो पाएगा। फिर समानता से रूढ़िवादियों का क्या मानना है कि जो समाज है, समाज एक जीवित व्यक्ति की तरह है, एक जीवित जीव की तरह है। समाज में अगर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जो शरीर के अंग है, शरीर के हिस्से हैं, वो समान तो नहीं है ना। कोई हिस्सा बड़ा है शरीर का, कोई हिस्सा छोटा है, लेकिन प्रत्येक हिस्से के, शरीर के अंग के प्रत्येक हिस्से के अलग अलग काम है। प्रत्येक हिस्सा अपने अलग अलग काम कर रहा है अपने हिसाब से, तभी जो शरीर है, हमारे शरीर का संचालन बेहतर ढंग से हो पा रहा है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो हमारा समाज है, समाज में भी समानता नहीं है, समाज समान बिल्कुल नहीं है। समाज में भी अलग अलग हिस्से हैं, समाज के भी अलग अलग अंग है, और समाज के जो वो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग अंग है, वो अगर अपना कार्य बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं तो समानता की आवश्यकता ही नहीं है। समाज में जो उसके अंग हैं, उसके हिस्से हैं, वो सब समान आप नहीं कर सकते हो, सब हिस्से अलग अलग रहेंगे। प्रकृति ने ही सबको अलग अलग बनाया है। फिर स्वतंत्रता से उनका क्या कहना था कि देखिए, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने बताया कि अपना कर्तव्य करते रहना, ये क्या है? ये स्वतंत्रता है कि आपको जो काम दिया गया है, आप अपना कर्तव्य करते रहे, और अगर आप अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं, तो यही क्या है? यही स्वतंत्रता है। ये विशेषता थी रूढ़िवाद की, जैविक समाज, समानता और स्वतंत्रता। इसके बाद देख लेते हैं सत्ता और शक्ति के बारे में रूढ़िवादियों की क्या अवधारणा है। देखो, सत्ता के बारे में जो रूढ़िवादी है, उनका कहना था कि जो सत्ता है, सत्ता समाज में स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। ये समाज की आंतरिक आवश्यकताओं, मानवीय स्वभाव, सामाजिक अंतःक्रिया, इसके कारण धीरे धीरे विकसित होती है। और जो शक्ति है, शक्ति का विकास किससे होता है? शक्ति का विकास प्रकार्यों से या कार्यों से होता है। कैसे होता है? देखिए, सत्ता के बारे में रूढ़िवादियों का मानना है कि जो सत्ता है, सत्ता स्वाभाविक रूप से समाज में विकसित होती है। यह समाज की जो आंतरिक आवश्यकताएं हैं, मानवीय स्वभाव है, और जो सामाजिक अंतःक्रिया है, उसके रूप में ये धीरे धीरे इसका विकास होता है, सत्ता का विकास होता है। कैसे विकास होता है कि देखिए, जो कोई एक समाज है, उस समाज में झगड़े भी होंगे, समाज को कुछ बाहरी खतरे भी होते हैं, समाज की आवश्यकताएं पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब देखने के लिए भी किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो जब समाज विकसित होता है, समाज के विकास के साथ साथ ही समाज में जो होने वाली अव्यवस्थाएं हैं, या फिर समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों को अपनी सुरक्षा हेतु एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और यही मार्गदर्शक क्या होता है? यही मार्गदर्शक धीरे धीरे सत्ता का रूप ग्रहण कर लेता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जब समाज के लोगों ने किसी एक नेता का चुनाव कर लिया, किसी एक मार्गदर्शक का चुनाव कर लिया, तो वो मार्गदर्शक ही, वो नेता ही धीरे धीरे किसका रूप ग्रहण कर लेता है? सत्ता का रूप ग्रहण कर लेता है। फिर शक्ति क्या है? शक्ति का जन्म व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से होता है। कार्य से कैसे होता है? इसकी तुलना उन्होंने की है जीवित जीव से, मनुष्य के शरीर से, कि देखिए, जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में अलग अलग अंग हैं, उन अलग अलग अंगों को अलग अलग काम दिए गए हैं, और जो वो काम किए गए हैं, उन काम को पूरा करने के कारण ही इन अंगों को शक्ति दी गई है। कि हृदय को ये शक्ति दी गई है कि वो पूरे शरीर में क्या करता रहे? रक्त का संचार बेहतर तरीके से करता रहे। आंखों को ये शक्ति दी गई है कि आंखें जो हमारे आसपास की जितने चीजें हैं, हर एक चीज को देख सके। कानों को ये शक्ति दी गई है यह कि वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में सुन सके। तो इस तरीके से जैसे मनुष्य के शरीर को अलग अलग अंग को अलग अलग काम दिए गए हैं और वो अलग अलग काम करना उनकी शक्ति है, उसी तरीके से जो समाज है, समाज में जो संस्थान है, उन संस्थानों को भी अलग अलग कार्य दिए जाते हैं और उन अलग अलग कार्यों को करना ही उन अंगों की शक्ति होती है। ये है रूढ़िवादी विचारधारा, शक्ति और सत्ता के रूप में मान्यता। अब देख लेते हैं संपत्ति और जीवन के बारे में इनकी क्या मान्यता है।
देखिए, संपत्ति का जो रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी लोगों ने संपत्ति का समर्थन किया है। रूढ़िवादियों का कहना है कि व्यक्ति का अगर जीवन सुखी होगा, बेहतर होगा, तो वो संपत्ति के कारण ही मिलेगा। संपत्ति एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन को सुखी बनाती है। यह व्यक्ति को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक फायदा देती है। जो संपत्ति है, संपत्ति व्यक्ति को समाज में सुरक्षा प्रदान कराती है। समाज में जो व्यक्ति की एक स्थिति है, समाज में व्यक्ति की स्थिति बेहतर बनाती है। जो धनी व्यक्ति होते हैं, धनी व्यक्तियों पर लोग विश्वास ज्यादा करते हैं, तो धनी व्यक्तियों को संपत्ति क्या बनाती है? विश्वसनीय बनाती है समाज में। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो एक संपत्तिशाली व्यक्ति है, एक धनी व्यक्ति है, धनी व्यक्ति का जीवन सुखी होगा, क्योंकि जो संपत्ति है, संपत्ति व्यक्ति को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करती है। समाज में व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाती है, लोगों में विश्वसनीयता बढ़ाती है धनी व्यक्ति की। और इसके साथ साथ जो कानूनी कार्य हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियों में भी संपत्तिशाली व्यक्ति को ज्यादा महत्व प्रदान किया जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं शिक्षा है हमारा, धर्म और नैतिकता के बारे में इनका क्या कहना था। धर्म और नैतिकता तो हमें पता ही है कि मुख्य रूप से धर्म के सिद्धांतों पर ये पूरी विचारधारा टिकी हुई है, तो धर्म को सबसे महत्वपूर्ण स्थान इस विचारधारा ने देना ही है। देखिए, धर्म और नैतिकता को जो रूढ़िवादी विचारक हैं वो कहते हैं कि ये दोनों राज्य और समाज का आधार हैं। कि जो राज्य है और जो समाज है वो केवल किस पर टिका है? वो धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों पर ही टिका हुआ है। जो रूढ़िवादी है, नैतिकता और विश्वास, इन दो महत्वपूर्ण तत्वों पर टिका हुआ धर्म होगा। वे अच्छे धर्म का समर्थन किया है। फिर रूढ़िवादियों का मानना है कि जो धर्म है वो सामाजिक जुड़ाव का साधन है, व्यक्तियों को आपस में जोड़े रखता है। इसके बाद धर्म के बारे में रूढ़िवादी कहते हैं कि धर्म समाज को एक नैतिक संरचना प्रदान करते हैं, कि समाज को धर्म जो है, धर्म एक नैतिकता के रास्ते पर लेकर चलता है, गलत कार्य करने से व्यक्तियों को रोकता है। ये है धर्म और नैतिकता के बारे में उनके तर्क। तो देखिए, यहाँ तक हमने देख लिया है रूढ़िवाद को समझने से संबंधित जो चीजें हैं कि रूढ़िवादी विचारधारा है क्या, आज हमने वही देखी है। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसपे डीपली नहीं पढ़ा जाता है, बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो रूढ़िवादिता को पहले हमें समझना जरूरी है। समझने के बाद जब हमें टॉपिक की थोड़ी बहुत समझ होगी, उसी के बाद उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो विद्वान है, उन विद्वानों की बातें भी हमें समझ में आएगी। तो इसलिए मैंने आज विद्वान जानबूझकर ही पहले नहीं रखे थे। मैंने सिर्फ इसलिए ये जो सारी चीजें हैं, विशेषताएं हैं या फिर सिद्धांत है, ये पहले इसलिए रखे हैं ताकि आपको रूढ़िवादिता के बारे में थोड़ी सी समझ मिल जाए, थोड़ी समझ बैठ जाए। उसके बाद में फिर हम विद्वानों को डिस्कस करेंगे। तो आज जो रूढ़िवादिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी वो तो हमने देख ली है। उसके बाद कल हम देखेंगे जो रूढ़िवादिता से संबंधित महत्वपूर्ण विद्वान है और रूढ़िवादिता का जन्म कैसे कैसे हुआ, किस किस प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ, वो सब हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।